अच्छा, इस तरह से है कि वो हमने एक सिस्टम चलाया हुआ था फाइन शाइन का, टेस्ट ना देने पे, छुट्टी ना करने पे, तो वो मसले आ रहे हैं आप लोगों को। चलिए, फाइन का सिस्टम हो गया ख़त्म, आपको छोड़ दिया आप लोगों के हाल पे। आप पढ़ो ना पढ़ो, क्लास में आओ ना आओ, टेस्ट दो ना दो, आप लोग गए भाड़ में। हम डेली इधर एक लेक्चर डिस्कस किया करेंगे, रूटीन में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ा करेंगे, और उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। टेस्ट हुआ करेगा एवरी फ्राइडे, जिसका दिल किया करेगा वो दे दिया करेगा, जिसका दिल नहीं करेगा वो नहीं देगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना? बड़ा सिंपल वे। ये डेली 4 को बाहर खड़े होते हैं, फाइन नहीं दे रहे, बहाने, ये हो गया वो हो गया। तो बहानों से पहले मैंने आपको बताया हुआ कि एक एप्लीकेशन का सिस्टम, एक एप्लीकेशन दे के आप छुट्टी भी कर सकते हो, आप टेस्ट से छुट्टी भी कर सकते हो। एप्लीकेशन आप टीए को भी दे सकते हो, जिसको फाइन देना आप उसे भी एप्लीकेशन दे सकते हो। क्या ख्याल है? चलिए इस तरह करते हैं, आपसे फाइन शाइन हम नहीं कलेक्ट किया करेंगे। जो टेस्ट नहीं देगा वो एक वीक क्लास में नहीं आया करेगा, और जो एक दिन छुट्टी किया करेगा उसको एक छुट्टी हम बोनस में दिया करेंगे। ठीक हो गया? अगले दिन पे वो क्लास में एंटर नहीं होने पाएगा, फाइन हम खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया? अब आपकी मर्जी के काम करते हैं कि अगर एक छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना तो 2 छुट्टियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक वीक क्लास में ना आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट ना देने से भी आपने अपना पेपर फेल ही करना है। तो बेहतर नहीं, इजीली फेल कर लो, एक वीक छुट्टियां भी साथ मनाओ, अय्याशी भी करो, उससे क्या होगा, आपके लिए सिलेबस भी कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? पूरा एक वीक नहीं पढ़ा तो सिलेबस क्या हो गया, आपके लिए कम हो गया, और ज़िंदगी बड़ी आसान चलेगी, आसानी से पेपर फेल होगा। क्योंकि इस तरह रूटीन में क्लास में आना, टेस्ट ना देना चाहिए, तो आपने औखा करके पेपर फेल किया, जो बाद में बड़ा पेनफुल होता है कि मैंने क्लासेस भी सारी ली, डेली इतनी सर्दी में अपने आप को मना के क्लास में लाया भी, लेकिन पेपर फिर फेल हो गया। समझ नहीं आती क्यों हो गया। हाँ, तो समझाने के लिए अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ना देने पे एक वीक बंदा क्लास में एंटर नहीं होगा, और जो एक दिन छुट्टी करेगा मेक श्योर नेक्स्ट डे वो क्लास में एंटर नहीं होगा। फाइन शाइन खत्म। अभी तक हमारा कितना फाइन आपके पास पड़ा है? 3000 फाइन आपके पास पड़ा है। तो ये जो अभी टेस्ट हुआ है फ्राइडे को, इसके टॉपर्स में हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक हो गया? नहीं तो और उसका क्या करना है? चले ईदी सेंटर को दे देंगे, टॉपर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप वो। टॉपर्स तो हक सबका दे रहा हूं मैं, क्या हो गया कमर? मैं तो हक दे रहा हूं, हमारा भी हक है फाइन पे, बोले तो अगले टेस्ट में देने वो। अगला टेस्ट फिर बड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। चले, कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 6 प्लस चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 का टेस्ट होगा, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। कमिंग फ्राइडे को हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 2 और चैप्टर 6 का। तो अब तक जो भी फाइन हमारे पास आया हुआ है, ये जो पिछला फ्राइडे को टेस्ट हुआ इसका फाइन हम नहीं ले रहे, कोई 3-4 स्टूडेंट ने दिया है तो प्लीज़ वो वापस ले लीजिएगा। ये जो भी फ्राइडे को हमारा टेस्ट हुआ है इसका फाइन हम कलेक्ट नहीं कर रहे, जो 4 स्टूडेंट ने दिया है वो वापस ले लीजिएगा। उससे पिछला हमारा कोई 3000 पड़ा है, तो वो हम कमिंग फ्राइडे का जो टेस्ट होगा उसके टॉपर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर 2 और चैप्टर 6। अब सबका हक है
ओके, सबको मिलेगा। वापस आ गए हम चैप्टर 6 में, वापस आ गए। पहले पेज पे हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। एम्प्लॉय बिहेवियर मीन रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स डिफरेंट इवेंट्स। पॉजिटिव रिएक्शन भी हो सकते हैं, नेगेटिव रिएक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल यूनिकनेस। इंडिविजुअल यूनिकनेस क्या है? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल जो डिफरेंट हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, उसे हम क्या नाम देंगे? इंडिविजुअल यूनिकनेस। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी, पर्सनालिटी मीन आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, जो ब्लड से भी आपको मिलती है, इनहेरिटेड होती है, विरासती होती है। और दूसरा नर्चर। नर्चर कहाँ से मिलती है आपको? आपकी परवरिश से भी मिलती है। नर्चर आपकी परवरिश का भी पार्ट है। और अल्टीमेटली इन्वायरमेंट मीन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो वहाँ से भी आपको नर्चर मिलेगी। नर्चर आपकी स्कूलिंग से भी आपको मिलती है। नर्चर आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ से भी आपको मिलेगी, जो आपकी आइडेंटिटी मीन आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनेगी। नीचे एक और डेफिनेशन हमें मिली, साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट। साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, लेकिन लिखा हुआ नहीं, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है? अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जिसमें कुछ टर्म्स ऑटोमेटिकली आपके बीच में एग्री हैं कि आपने एम्प्लॉयर को क्या देना है और एम्प्लॉयर ने इन रिटर्न आपको क्या देना है। और ये चीजें समटाइम लिखी हुई नहीं होती। आपने एम्प्लॉयर को क्या देना है? टाइम देना है, कमिटमेंट देनी है, लॉयल्टी देनी है, या अपनी स्किल्स नॉलेज जो है वो आपने प्रोवाइड करना है। अपनी स्किल्स देनी है उसे, टाइम देना है उसे, लॉयल्टी भी देनी है उसे, और थोड़ी कमिटमेंट भी देनी है। इन रिटर्न एम्प्लॉयर ने आपको क्या देना है? रिवॉर्ड्स देने हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, कोई और चीज भी वो देता है। जॉब सिक्योरिटी और कोई कैरियर ग्रोथ भी आपको देता है, स्किल डेवलपमेंट भी देता है। वो कैसे? ट्रेनिंग के थ्रू। कल को हम आर्टिकल करने जाएंगे फर्म में, तो वहाँ से मेनली हमें रिवॉर्ड नहीं मिलना, वो तो ना होने के बराबर है। मेन हमें वहाँ से क्या मिलना है? कैरियर डेवलपमेंट मिलनी है, स्किल्स मिलना है, एक्सपोजर मिलना है कि ये जो हम चीज़ें बुक्स में पढ़ रहे हैं ये अप्लाई कैसे करनी है। सो साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है? एन अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जिसमें क्या आपने क्या प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने इन रिटर्न आपको क्या प्रोवाइड करना है। सो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करना है स्किल्स, टाइम, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। स्किल, टाइम, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। एम्प्लॉयर ने आपको क्या प्रोवाइड करना है? रिवॉर्ड, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, जॉब सिक्योरिटी और कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ मीन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस। पढ़ के देखें, ये समझ आता है। ये कोई 3-4 डेफिनेशंस, एम्प्लॉय बिहेवियर क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इंडिविजुअल यूनिकनेस क्या है, या साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट क्या है।
इसके अलावा चैप्टर 6 के अंदर क्या है, कोई हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। परसेप्शन, एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब स्ट्रेस। इसमें से परसेप्शन हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। परसेप्शन is a process of giving meaning to the world around us, या process of observing, selecting, organizing, interpreting other people, ideas या फिर stimuli। और चूंकि process है तो 3 stages भी involve है। Selection, attend करना different stimuli को through 5 senses। Organizing, mentally arranging information about stimuli that we have attended। and interpretation, final stage where we attach meaning to the stimuli। और perception one individual to another vary करती है। perception subjective होती है rather than objective। क्यों? डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, इंटरेस्ट, मोटिव, हैबिट, लर्निंग, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, बिलीव्स, ऐसी बात है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। ये क्या था? Out of so many stimuli, people accept few stimuli and reject other based on some internal factor relating to the perceiver and some external factors relating to the perceived। Relating to the perceived क्या थे? 6 फैक्टर्स थे। मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं, नॉन रिपीटिव जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नोवेल्टी, फेमिलियरिटी, नॉवल ऑब्जेक्ट इन फेमिलियर सिचुएशन या फेमिलियर ऑब्जेक्ट इन नॉवल सिचुएशन एक्सेप्ट होता है रादर देन नॉवल इन नॉवल सिचुएशन या फेमिलियर इन फेमिलियर सिचुएशन। इंटेंसिटी, शिद्दत जो है वो अगर हायर है तो सिलेक्ट होने का चांस भी हायर है। और कंट्रास्ट, एक चीज़ अगर ब्राइट है तो उसके सिलेक्ट होने का चांस हाई होगा, क्यों? आई कैचिंग होती है। और अगर एक चीज़ ब्राइट नहीं है, डिम है, तो आई कैचिंग नहीं है तो ना सिलेक्ट होगी, ना उसे कोई मीनिंग दिया जाएगा। और साइज, लार्जर साइज में अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रॉपरली विजिबल है तो सिलेक्ट होके कोई ना कोई मीनिंग भी लेगा। और अगर स्मॉलर साइज में है तो इग्नोर हो जाएगा, ना सिलेक्ट हुआ, ना उसे कोई ना कोई मीनिंग दिया गया। कुछ इंटरनल फैक्टर रिलेटेड टू द परसीवर। हैबिट, जो चीज़ें आपकी हैबिट हैं उन ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके मीनिंग देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो। जो आपकी हैबिट नहीं उन्हें आप रिजेक्ट कर देते हो। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड मीन जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आप सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे। जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है रिजेक्ट हो जाएंगे। लर्निंग के पास्ट में आपने उस चीज़ को कैसे बिहेव किया या उस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में नॉलेज क्या बसाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मीनिंग देते हो और बाकी ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देते हो। ऑर्गेनाइजेशन, रोल एंड स्पेशलाइजेशन मीन जो चीज़ आपके डिपार्टमेंट से, आपके रोल से रिलेटेड है उसे आप सिलेक्ट करके मीनिंग दोगे, अदर को रिजेक्ट कर दोगे। पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं लोग वो एक्सेप्ट करते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली नहीं है उसे रिजेक्ट करते हैं। और लास्टली मोटिवेशन, इंटरेस्ट, जिन चीज़ों में आपका है वो सिलेक्ट होके कोई उनके मीनिंग उनको मिलेगा, अदरवाइज ना सिलेक्ट होंगी ना मीनिंग मिलेगा। और परसेप्शन समटाइम रॉन्ग हो जाती है ड्यू टू 5 परसेप्चुअल एरर्स या प्रॉब्लम्स या डिस्टॉर्शंस। ड्यू टू सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स परसेप्शन अबाउट अदर रॉन्ग हो जाना, हालो इफेक्ट। ड्यू टू रिलेटिंग टू ग्रुप, ऑल के बारे में सेम परसेप्शन रॉन्ग हो जाना, स्टीरियोटाइपिंग। इन कंपैरिजन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविटी परसेप्शन रॉन्ग हो जाना रादर देन ऑब्जेक्टिविटी, कंट्रास्ट इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू योर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अदर परसेप्शन रॉन्ग हो जाना, प्रोजेक्शन। और सिलेक्ट करना कुछ स्टिमुलाई को बेस्ड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस वजह से परसेप्शन रॉन्ग हो जाना अबाउट व्हाट यू हैव रिजेक्टेड। तो ये क्या हो गया? सिलेक्टिव परसेप्शन। दूसरा टॉपिक क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या था? सुना फीमेल भी ज्यादा होता है। मिस क्या होता है एटीट्यूड? मिस एटीट्यूड है ही नहीं मेरे में। मिस आप में है? मिस आप में है? होता क्या है? चले नहीं है तो होता क्या है? जो आप में नहीं है वो क्या है? सर आप में है? नहीं है। आप में है? गुड। क्या होता है?
नखरे, एटीट्यूड का मतलब नखरे है। अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी? अंग्रेजी क्या बनेगी? बिहेवियर। एटीट्यूड क्या है? बिहेवियर। एक होता है सिर्फ बिहेवियर नहीं, एटीट्यूड क्या है? फीलिंग एंड बिहेवियर। सिर्फ बिहेवियर नहीं, बिहेवियर के साथ फील भी होना जरूरी है। क्यों? फील अच्छी होगी तो बिहेवियर अच्छा होगा, फील गंदी होगी तो बिहेवियर गंदा होगा। तो एटीट्यूड है क्या? फीलिंग एंड बिहेवियर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी जो फीलिंग है और साथ उसके जो बिहेव आप कर रहे हो फीलिंग के थ्रू, उसे क्या नाम देंगे हम? एटीट्यूड का होना अच्छी बात है, होना अच्छी बात है, फिर जाके आपकी वैल्यू बनेगी। एटीट्यूड नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। कोई ना कोई एटीट्यूड शो करोगे तो वैल्यू बनेगी ना। डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए क्या करोगे? एटीट्यूड शो करोगे तो फिर जाके वैल्यू बनेगी। एटीट्यूड शो ही नहीं करोगे तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। क्या ख्याल है? तो होना अच्छी बात है, नहीं है ये अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात है कि होना चाहिए। सो एटीट्यूड है क्या? फीलिंग एंड बिहेवियर। हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को मैनेज करना है तो हमने लोगों के एटीट्यूड को भी मैनेज करना है। एम्प्लॉइज कुछ के एटीट्यूड अच्छे होते हैं, कुछ के बुरे होते हैं। अच्छे क्यों होंगे? क्यों? उनके अंदर फील अच्छी आ रही है। किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब रोल के बारे में, या फिर एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बारे में। तो कैसे अच्छी फील आपने क्रिएट करनी है ताकि उनके एटीट्यूड बिहेवियर क्या हो जाएं? अच्छे हो जाएं। कुछ एम्प्लॉइज के एटीट्यूड गंदे हैं, क्यों? उनके अंदर फीलिंग आपके बारे में गंदी है, जॉब रोल के बारे में गंदी है, या मैनेजमेंट के बारे में गंदी है। तो वो अच्छी कैसे बनानी है? इन एटीट्यूड डिपेंड करता है किस चीज़ पे? फीलिंग प्लस बिहेवियर। तो फीलिंग कैसे चेंज होगी वो चीज़ें हमने देखनी है। एटीट्यूड कस्टमर के भी हमने चेंज करने हैं। हमारी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव एटीट्यूड होगा, नहीं हमारी प्रोडक्ट को गंदी प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं होगा। तब हमने कैसे अट्रैक्टिव बनाना है? अल्टीमेटली फीलिंग क्रिएट करनी है कस्टमर के अंदर। क्या फीलिंग क्रिएट करनी है कि ये जो चीज़ है मेरी, ये तेरी बड़ी इंपॉर्टेंस है, तू ये यूज़ करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं यूज़ करेगा तो मर जाएगा, खप जाएगा। ये फीलिंग उसके अंदर देनी है, फिर जाके उसका एटीट्यूड आपकी प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्पेशली आपने प्रोडक्ट कोई बनाई है तो उसकी मार्केटिंग करते वक्त आप क्या करते हो? कस्टमर के अंदर फील क्रिएट करवाते हो। सपोज हमने एक चॉकलेट बनाई और हम वो बेचने जा रहे हैं और हम चाहते हैं चॉकलेट बहुत ज़्यादा बिके, तो हमने एक सोचा वीडियो बनाते हैं, टीवी पे चलाते हैं। क्या किया हमने? एक वीडियो बनाई, एक स्टूडेंट गया एग्जाम सेंटर में पेपर देने, जाके बैठा, पर्चा उसने देखा, पसीनों पसीन परेशान हो गया, कुछ भी नहीं आता, सर पकड़ के यूं बैठ गया, रोने लग गया। अचानक उसकी नज़र यूं पड़ी, उसके पास टेबल पे एक चॉकलेट पड़ी है। उसने गंदी सी शक्ल बना के उसे खोला और खाई। और जैसे ही उसने चॉकलेट खाई, उसके दिमाग के अंदर पूरी की पूरी बुक जो है वो छापा आ गया। उसके हाथ दोनों चले, एक पेन इधर एक पेन उधर, एक पेज इधर एक पेज इधर, ये यूं 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 वो लिखता गया और पूरा पेपर आधे घंटे में सॉल्व किया और लहराता हुआ बाहर आ गया। अब अगले दिन क्या होगा? ये सारी जनता वही चॉकलेट लेके पेपर में चली जाएगी। ठीक है, फीलिंग क्रिएट की किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू, जिससे एम्प्लॉइज के, कस्टमर के बिहेवियर क्या हो गए? चेंज हो गए। मीन एटीट्यूड चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? सिर्फ बिहेवियर नहीं है, साथ फीलिंग का होना जरूरी है। अब वो कहते हैं एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, मीन दो टाइप्स हैं एटीट्यूड की, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या है? ऐसा एटीट्यूड जो हम कॉन्शियस माइंड के साथ शो कर रहे हैं।
जो हमें पता है हम क्या शो कर रहे हैं, फेवर में शो कर रहे हैं या फिर अगेंस्ट शो कर रहे हैं, हैप्पी एटीट्यूड शो कर रहे हैं, गुस्से वाला एटीट्यूड शो कर रहे हैं, और पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम चेंज करके शो करते हैं, उसे क्या नाम दिया जाएगा? एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, जिसके बारे में हम अवेयर हैं कि हम क्या शो कर रहे हैं। लेकिन कुछ एटीट्यूड हमारे होते हैं इम्प्लिसिट, जो कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड के साथ हम शो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्या शो कर रहे हैं। समटाइम हमारी पर्सनालिटी का पार्ट होती हैं ये चीजें, जो हमें पता ही नहीं होता हम क्या शो कर रहे हैं, लेकिन शो हम कर जाते हैं। चलते हुए किसी की तरफ अट्रैक्शन में हम कुछ ना कुछ शो कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। क्यों? रूटीन हमारी ये होती है। तो क्या होता है? सबकॉन्शियस। इजी टू कंट्रोल कौन सा है? कॉन्शियस। जो हमें पता है हम क्या शो करने जा रहे हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पास में एग्जामिनर ने एक दफा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप क्या करने जा रहे हो, कि एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जा रहे हो। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने उसका इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो है वो जज करना है या एक्सप्लिसिट? अगर उससे कोई क्वेश्चनिंग हमने पूछनी है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसके लिए वो प्रिपेयर होके आया है, तो वहां पे कौन सा एटीट्यूड वो शो करेगा? एक्सप्लिसिट, जो उसे पता है कि मैंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। लेकिन अगर हमने उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया लेना है कि ये नेचर इसकी किस तरह की है, पर्सनैलिटी ये किस टाइप की है, तो फिर हमने कौन सा एटीट्यूड उसका जज करना है? इम्प्लिसिट रादर देन एक्सप्लिसिट। क्यों? इससे उसकी नेचर का पता चलेगा। क्यों? ये नेचर का, पर्सनैलिटी का पार्ट होता है और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये आपसे हो रहा होता है कि आप कैसे ये शो कर रहे हो। तमीज़ आपके अंदर क्या है? वो क्या है? इम्प्लिसिट। क्यों? वो आपकी परवरिश का पार्ट होती है। हाँ, ये चीज़ें क्या? नॉलेजेबल क्वेश्चन का आंसर देना, तो वहाँ पे कौन सा एटीट्यूड आप शो करते हो? एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। सो एटीट्यूड है क्या? फीलिंग एंड बिहेवियर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एटीट्यूड। और एटीट्यूड भी वो कहता है सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। मीन वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, बड़ा ही कमाल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी तरफ आपका बिहेवियर जो है वो गंदा भी हो सकता है। क्यों? शायद आपके अंदर फीलिंग अच्छी नहीं है। क्यों? एटीट्यूड आप शो करते हो बेस पर। एक ऑब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में परसेप्शन क्या है, उस परसेप्शन से ही आपके अंदर क्या आएगी? फील। और फिर आप क्या करोगे? बिहेव करोगे। और क्योंकि परसेप्शन सब्जेक्टिव होती है तो एटीट्यूड भी क्या होता है? सब्जेक्टिव। एटीट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जब आप शो करते हो तो ये डेवलप होता है आपके प्रेजेंट और पास्ट से। मीन इस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी आप क्या फील कर रहे हो, या पास्ट में आपने उस सब्जेक्ट को कैसे डील किया था, या उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस मीन लर्निंग क्या थी। सो एटीट्यूड सब्जेक्टिव होते हैं और एटीट्यूड पास्ट और करंट पे डिपेंड करते हैं, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करते। अब कहता है एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स है: नॉलेज बेस्ड कॉग्निटिव कंपोनेंट, फीलिंग इमोशन बेस्ड अफेक्टिव कंपोनेंट, और बिहेवियरल कंपोनेंट। इन वर्ड्स आप कहो तो एटीट्यूड डेवलप होता है थ्रू 3 स्टेजेस। कि पहले किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में नॉलेज दिया जाता है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपके अंदर क्या आती है? फील आती है, और उसी फील के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? बिहेव करते हो। लेकिन कहते हैं 3 कंपोनेंट्स भी हैं। कुछ लोग एटीट्यूड शो करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बेस पर। आई बिलीव क्रोकोडाइल आर डेंजरस। आपने शो किया कि क्रोकोडाइल क्या है? डेंजरस हैं। लेकिन कैसे? नॉलेज की बेस पर आई बिलीव क्रोकोडाइल आर डेंजरस। इन गंदी चीज है, डेंजरस है। कुछ लोग एटीट्यूड शो करते हैं फीलिंग के बेस पर। आई एम स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल, आई एम स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल। गंदी सी शक्ल भी साथ आपने वर्ड यूज किया स्केयर्ड। ये आपने क्या शो की? नॉलेज नहीं, फीलिंग शो की। कुछ लोग एटीट्यूड शो करते हैं डायरेक्टली बिहेव करते हुए भी। आई विल रन अवे इफ आई सी अ क्रोकोडाइल। मैं भाग जाऊंगा अगर मुझे क्रोकोडाइल नजर आया यहाँ पे। तो ये क्या किया आपने? नॉलेज शो किया या फीलिंग शो की? नहीं, ये आपने क्या शो किया है? बिहेवियर शो किया। सो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स हैं: कॉग्निटिव नॉलेज बेस्ड आई बिलीव क्रोकोडाइल आर डेंजरस, फीलिंग इमोशन अफेक्टिव कंपोनेंट आई एम स्केयर्ड ऑफ क्रोकोडाइल, एंड बिहेवियरल कंपोनेंट
जहां पे आप एटीट्यूड मेनली शो कर रहे हो, जो ऑब्जर्व किया जा सकता है, आई विल रन अवे इफ आई सी अ क्रोकोडाइल। या वो कहता है कि एटीट्यूड डेवलप होता है थ्रू 3 स्टेजेस भी। पहले नॉलेज मिलता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बारे में फीलिंग आती है, फिर जाके आप बिहेव करते हो। कहते हैं ये जो पहले 2 कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट यूज करती है फॉर चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल। अगर आपने एटीट्यूड चेंज करने हैं कंज्यूमर के, कि वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ लपके, तो मेनली कौन सा कंपोनेंट यूज करना है, कॉग्निटिव या अफेक्टिव? अफेक्टिव। कंज्यूमर फीलिंग की बेस पर समटाइम बड़ी गंदी डेंजरस चीजें भी यूज कर रहा होता है। सिगरेट पिए जा रहे हैं, पता है इससे कैंसर हो, लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फीलिंग सुकून मिल रहा है मुझे इससे। ये क्या है? अफेक्टिव कंपोनेंट। क्या ख्याल है? इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आपने चेंज करना है, किसको चेंज करना है? कंज्यूमर बिहेवियर को। तो उसके लिए आपने मेनली कौन सा कंपोनेंट यूज करना है? फीलिंग अफेक्टिव कंपोनेंट। कंज्यूमर के अंदर फीलिंग क्रिएट करनी है कि आपकी प्रोडक्ट उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम कंज्यूमर चॉकलेट 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 खाई जा रहे हैं, क्यों? टेस्ट बड़ा अच्छा मिल रहा है। इसको फोकस नहीं कर रहे कि इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इससे मोटापा हो सकता है, इससे बीमारियां लग जाती हैं। नहीं, नॉलेज को नहीं देख रहा कंज्यूमर, किस बेस पर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है? फीलिंग की बेस पर। बहुत कम कंज्यूमर होता है जो नॉलेज की बेस पर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा, ज़्यादातर कैसे यूज़ कर रहा होता है? फीलिंग की बेस पर। तो इसलिए अगर कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट आपने यूज़ करना है? मेनली अफेक्टिव कंपोनेंट। लेकिन अगर एम्प्लॉय बिहेवियर को यूज करना है कि ये काम करें, रूल्स को फॉलो करें, पंक्चुअलिटी शो करें, तो उन्हें नॉलेज देना है कि भाई ये करोगे तो पे मिलेगी, नहीं करोगे तो जॉब से निकाल दिए जाओगे। लेकिन साथ थोड़ा सा फीलिंग भी क्रिएट करनी है कि ये करोगे तो इससे प्रमोशन मिलेगी, ये करोगे तो इससे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपकी एक्स्ट्रा नीड को पूरा करेगा। लेकिन मेनली आपने क्या करना है? एम्प्लॉय बिहेवियर चेंज करने के लिए नॉलेज, कॉग्निटिव कंपोनेंट यूज करना है। नॉलेज देना है कि ये क्यों करना है, इसके पीछे ये रीज़न है, नहीं करोगे तो ये चीज़ फेस करना पड़ेगी। हाँ, वो चीज़ फेस करना पड़ेगी, उससे बेस पर शायद थोड़ी सी फीलिंग भी आएंगी। लेकिन मेनली कौन सा कंपोनेंट आपने यूज़ करना है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कंपोनेंट यूज़ करना है इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के लिए। इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कंपनी के प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे जनरेट करना है? एम्प्लॉयज के थ्रू काम करवा के। तो वहाँ पे हमने क्या करना है? नॉलेज बेस्ड कंपोनेंट मीन कॉग्निटिव कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ करना है। हाँ, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हमने चेंज करना है तो वहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट कौन से यूज़ करना है? अफेक्टिव। हाँ, कहीं पे हो सकता है दोनों यूज़ करने। क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ कंज्यूमर की बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कंज्यूमर होते हैं, इंटेलिजेंट कंज्यूमर। तो वो सिर्फ फीलिंग की बेस पर ही नहीं, चीज़ें नॉलेज की बेस पर भी यूज़ कर रहा था। तो ये नहीं कि ये बिल्कुल इग्नोर कर देना है, नहीं, हमने ये भी यूज़ करना है। लेकिन ज़्यादा कंज्यूमर के लिए कौन सा यूज़ करना है? अफेक्टिव। एम्प्लॉय के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, काम करते हैं फीलिंग की खातिर भी, प्रमोशन मिलेगी हमें। लेकिन मेनली हमने कौन सा यूज़ करना है? कॉग्निटिव रादर देन अफेक्टिव। क्या ख्याल है? बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना है कहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ करना है और कहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ करना है। दूसरों के एटीट्यूड हम चेंज करेंगे नॉलेज देके, या हम कैसे चेंज करेंगे? उनके अंदर अच्छी फीलिंग क्रिएट करके। सो एटीट्यूड है क्या? फीलिंग एंड बिहेवियर टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव होता है और बेस करता है करंट और पास्ट पे। 2 तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ जो हम शो कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट जो सब कॉन्शियस माइंड के साथ शो कर रहे हैं, इम्प्लिसिट और इजी टू चेंज है हमारे लिए कौन सा? इजी टू कंट्रोल है कौन सा? एक्सप्लिसिट। क्यों? इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी का पार्ट है। और एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉग्निटिव, नॉलेज बेस्ड, अफेक्टिव, फीलिंग बेस्ड, इमोशन बेस्ड, और थर्ड वन जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, बिहेवियरल कंपोनेंट। अगर हम आए ऑन पेज 96, एटीट्यूड अ टेंडेंसी
In an individual to persistently feel and behave in a particular manner towards any object or situation with which it is related. किसी ऑब्जेक्ट सिचुएशन की तरफ जो आपकी फीलिंग या बिहेवियर की टेंडेंसी है उसे हम क्या नाम देंगे? एटीट्यूड का. Thus in practice it represents the expression of a favor or disfavor towards a person, place or thing. मीन वो ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ आप एटीट्यूड शो कर रहे हो वो क्या हो सकता है? कोई पर्सन है, कोई प्लेस है या कोई चीज है, तो उसे नाम दिया जाएगा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का. एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट towards we are showing our attitude. So attitude are subjective rather than objective. नीनो बिरयानी की प्लेट हो सकता है किसी कमाल शेफ ने बनाई है, लेकिन चूंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था और अभी देख के भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, तो इसलिए आप क्या करोगे? उसे गंदा एटीट्यूड शो करोगे, रिजेक्ट कर दोगे. जबकि रियलिटी में वो ऑब्जेक्ट शायद बहुत ही कमाल था. तो एटीट्यूड क्या है? सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव. मीन लेस प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट, बेस्ड ऑन गेस. Therefore they are dependent upon perception, personal experience and information and influence of other people. Attitude are formed from a person's past and present. और दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, हमें बॉटम पे मिलती है. एक्सप्लिसिट एटीट्यूड आर एटीट्यूड दैट पीपल आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ. They can be measured reasonably easily through self-testing and observing behavior, typically involving bipolar scale. Bipolar scale बोलते हैं measuring scales को. मीन measure किया जा सकता है कि फेवर में है या फिर अगेंस्ट है. Such as strongly support to strongly oppose, highly favorable to highly unfavorable, या very good to very bad. Implicit attitudes are driven by subconscious mind. They are largely unacknowledged, मीन इतने फोकस नहीं किए जाते. Although they strongly reflect the underlying morals, beliefs and values of a person, और आपकी पर्सनालिटी आपके मोरल, वैल्यूज, बिलीव्स का पार्ट होते हैं. A person can control their explicit attitude, but this may or may not align with their implicit attitude. मीन आपकी पर्सनालिटी से हट के भी आपका explicit attitude sometime हो सकता है और उसे आप कंट्रोल कर सकते हो. इम्प्लिसिट एटीट्यूड कंट्रोल नहीं हो सकता. 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज, फीलिंग एंड बिहेवियर. नॉलेज आर इंफॉर्मेशनल कॉग्निटिव कंपोनेंट. दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स, परसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज अबाउट एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई बिलीव क्रोकोडाइल आर डेंजरस. फीलिंग आर इमोशनल अफेक्टिव कंपोनेंट. अ पर्सन's फीलिंग आर इमोशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव आर न्यूट्रल towards any object or situation. In certain situation, individual may be asked to show particular type of behavior which may be different from their innate natural feeling. लेकिन ज्यादातर आपके एटीट्यूड फीलिंग के अकॉर्डिंगली भी होते हैं. हाँ, फीलिंग से डिफरेंट भी हो सकते हैं जो एक्सप्लिसिट होंगे, लेकिन ज्यादातर एटीट्यूड फीलिंग बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्केर्ड ऑफ क्रोकोडाइल. And behavioral component, this attribute consists of an individual's tendency to behave, respond to in a particular manner towards any object or in a particular situation. Unlike the other 2 components of attitude, the behavioral component can be observed directly. For example, I will avoid crocodile and will run away if I see one. यहाँ पे आपने कोई नॉलेज शो नहीं किया, फीलिंग शो नहीं की, क्या शो किया है? बिहेवियर. और नीचे आपने 2 जो मेन कंपोनेंट है, फीलिंग बेस्ड या फिर नॉलेज बेस्ड, इनको एक्सप्लेन कर दिया. इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर मीन प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय को मैनेज करना. i.e. behavior intended to accomplish a rational goal independent from attitude is more likely to be cognitive driven. For example, making decision in workplace to maximize profit. पॉलिसीज, प्रोसीजर्स क्यों बनाने हैं, पीछे ये रीजन है, ये नॉलेज है जिसकी बेस पर हमें ये काम करना है. कंज्यूमर बिहेवियर इंगेज्ड फॉर ऑन से. कंज्यूमर जो भी बिहेव करता है किसी के लिए नहीं, अपने लिए करता है. एम्प्लॉय जो भी बिहेव करेगा अपने लिए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेगा, किसी के लिए करेगा, तो इसलिए वहां पे नॉलेज देना है भाई क्यों तो नहीं ये करना है. लेकिन कंज्यूमर अपने लिए करेगा, और जो बंदा अपने लिए कुछ करता है उसके लिए फीलिंग का अच्छा साथ होना जरूरी है. So consumer behavior engaged for own sake, perhaps through habits, rituals or addiction, are likely to be affective driven.
For example, eating lots of chocolate because of taste and not focusing on the high sugar content. क्या ख्याल है? या smoking, not focusing on cancer, lungs affection. So significance for management के management के लिए क्या importance है ये दोनों components की. So recognizing whether people are more strongly persuaded by cognitive or affective traits may help management influence and motivate both employees and customer. मैनेजमेंट को देखना है कि किसको किस कंपोनेंट के थ्रू चेंज किया जा सकता है, तो वही कंपोनेंट यूज करना है. एम्प्लॉई कस्टमर्स हु आर लेस इमोशनली डेवलप्ड, जिनके अंदर इमोशन फीलिंग्स नहीं है, बेहिस हैं, विद लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस may respond better to cognitive based messages, and employees customer who are much more emotionally developed, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, and may be influenced by affective based messages. As is typical with most psychological discussion, the most appropriate approach is to embrace contingency according to situation circumstances, and organization will benefit from a blend of cognitive and affective views in running their business. For example, when designing a marketing campaign, there needs to be consideration for both components. Affective components, is the marketing material visually attractive? Are the sample tasty? Is the background music enjoyable? क्यों? कंज्यूमर का बिहेवियर आपने चेंज करना है, तो इस तरह से आपने वीडियो बनानी है कि म्यूज़िक भी उसको पसंद आए, और चीज़ अगर कोई खाने वाली है तो वो आपने खिला के इस तरह से वीडियो बनानी है कि कंज्यूमर के मुंह में एक दफ़ा पानी आ जाए, फिर उसके अंदर फीलिंग आए कि हाँ ये वाकई बड़ा टेस्टी काम लग रहा है. जैसे ये कोक पेप्सी वाले करते हैं, खाने के साथ ये तड़के वाले खाने और साथ स्प्राइट आ जाती है. क्यों? वहाँ पे शायद वो टेस्ट जो है वो अंदर डेवलप होता है कि वो जो चीज़ आप खा रहे हो उसके न्यूट्रिशन सारे तबाह कर लो ये कोक पेप्सी पी के. ऐसे होता है ना? क्या करती है कोक पेप्सी? खाने को हज़म करती है, खाने को हज़म करती है. ये सिर्फ हज़म नहीं करती, वो जो खाना आपने खाया है उसको तबाह भी कर देती है. कि वो जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट होने में नेचुरली एक टाइम पीरियड चाहिए, 3, 4, 6 घंटे. और वो जब नेचुरली डाइजेस्ट होगा तो अपनी न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगा, जो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करेंगे. जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद ही कोक पेप्सी पीते हो तो ये क्या करता है? उस खाने को फौरी हज़म कर देता है. फौरी हज़म करता है तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं लगे, वो खाना ज़ाया हो गया, आपको सिर्फ मिले क्या? फैट्स. ये कोक पेप्सी क्या करती है? आपकी बॉडी से कैल्शियम जो है वो सक करके ख़त्म कर देती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. पढ़ने बैठते हैं साथ ही इधर टेक लगाओ, इधर टेक लगाओ. क्यों? वो बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है, एनर्जी नहीं है. हम दूध पीते हैं कैल्शियम के लिए, उसमें सोडा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? वो कैल्शियम सारा उसका ज़ाया करके पीछे फैट्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर देती है. इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करो, अच्छी स्टडी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है. अच्छी स्टडी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है. फिर जाके लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे, एनर्जी होगी तो पढ़ सकोगे. ये कोक पेप्सी सोडे अवॉइड करो. चिकन गंदी हराम डाइट से प्रोड्यूस होता है, प्लीज़ इसे अवॉइड करो जितना भी हो सकता है. फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, मीट खाओ, दूध पियो, जो बहुत ज़रूरी है बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए. दूध पियोगे, बॉडी में कैल्शियम होगा, बोन्स स्ट्रांग होंगी, तो लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे. अच्छी प्रोडक्टिविटी स्टडी में देने के लिए अच्छी डाइट होना ज़रूरी है. हम कहाँ पे आगे वापस आ गए? चाय ठीक है, एक आध कप पी लो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्विक होती है, एनर्जी मिल जाती है, लेकिन टू मच नहीं. निकोटीन नशई बना देती है आपको, ये भी नशा है. एक वीक सिर्फ एक टाइम पे एक कप चाय पी का देखो, उसके बाद 8वें दिन ना पीना उस टाइम पे, तो अपनी हालत देखना वही होगी जो एक नशई की होती है. आपकी बॉडी रिक्वायर कर रही होगी कि मुझे वो निकोटीन चाहिए, मुझे वो चाय चाहिए. इसलिए अगर पियो भी तो कभी भी किसी एक टाइम पे नहीं स्टार्ट करो, डिफरेंट टाइमिंग में पियो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं.
चाय से ज़्यादा बेहतर है गर्म पानी पियो जो आपको एक्टिव रखेगा। चाय भी क्यों पीनी है? एक्टिव रखने के लिए ना अपने आप को। तो इसलिए चाय की से बेहतर है क्या पियो? गर्म पानी जो आपके अंदर बीमारियां भी ख़त्म करेगा और आपको एक्टिव रखेगा। थोड़ा अपनी हेल्थ के भी ख्याल किया करो बीइंग अ स्टूडेंट। डेली 1 घंटा वॉक, जॉगिंग, जिम को मस्ट दिया करो। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में डे बाय डे कम होती चली जा रही है। फ़ायदा क्या हुआ अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मर गए तो? हाँ, मतलब इतना पढ़ पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उसके बाद हेल्थ ख़राब होगी, मर गए तो फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। सेहत का ख्याल रखोगे तो स्टडी की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो क्या पढ़ रहे हैं? हमें यूज़ करने हैं कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स फॉर चेंजिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स मीन कंज्यूमर या फिर एम्प्लॉइज। कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज करना है इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर चेंज करने के लिए? कॉग्निटिव और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने के लिए वो एम्प्लॉइज या कस्टमर जो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, वहां पे कौन सा कंपोनेंट? जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है वहां पे हमने दोनों भी यूज करने हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे। लाइक हमने क्या करना है, मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो हमने फीलिंग भी फोकस करनी है। क्या फीलिंग फोकस करनी है कि हमारा जो है वो मार्केटिंग मटेरियल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट हमारी टेस्टी होनी चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक है तो वो इंजॉयबल होना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं तो सेलिब्रिटी भी कंज्यूमर की प्रेफरेबल होनी चाहिए, फिर जाके फीलिंग अच्छी आएंगी। हाँ ये यूज़ कर रहा है तो मुझे भी ये यूज़ करनी चाहिए बनने के लिए। क्या ख्याल है? लेकिन हमें साथ कॉग्निटिव कंपोनेंट भी यूज करना है एम्प्लॉइज मैनेजमेंट को रियलाइज करवाने के लिए कि हमारे लिए मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर अट्रैक्शन होगी तो इससे क्या होगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी। दिस मीन हमें मार्केटिंग का बजट एलोकेट करना है। अब इसमें फीलिंग नहीं है, ये क्या है? नॉलेज है। सो कॉग्निटिव कंपोनेंट विल द मार्केटिंग कैंपेन रिजल्ट इन हायर सेल इंक्वायरीज? कैन वी चार्ज हायर प्राइसेस एज ए रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग? तो ये क्या है? नॉलेज है जो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में यूज होगा कि ये करने से हम प्राइसेस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, ये करने से हमारा कंज्यूमर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सो लर्न क्या करना हमने? ऊपर से एक लाइन की डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ परसिस्टेंटली फील एंड बिहेव टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट। 3 कंपोनेंट्स हमें डिफाइन करके एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने आने चाहिए। पास में एग्जामिनर 6 नंबर के लिए टेस्ट कर चुका है। इंपॉर्टेंस क्या है कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड की? मीन कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज करना है? तो एम्प्लॉय कस्टमर हु आर लेस इमोशनली डेवलप्ड, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट। एम्प्लॉय कस्टमर हु आर मोर इमोशनली डेवलप्ड, अफेक्टिव कंपोनेंट। या हमें अडॉप्ट करना है क्या? combination of both components according to situation circumstances। और ये नीचे 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड हमें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जामिनर 2-3 नंबर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। बाकी एटीट्यूड में और क्या बातें हैं होपफुली कल कवर करेंगे। सो कमिंग फ्राइडे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 2